प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं में बताएंगे कि ज्यामिति का इतिहास बहुत ही लंबा और शानदार है। ज्यामिति शब्द यूनानी शब्द जियोमेट्रॉन से बना है। जियो का अर्थ है भूमि और मिट्रॉन का अर्थ है मापना। इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन समय में ज्यामितीय अवधारणाएं संभवतः कला, वस्तुकला या शिल्पकला और भूमि मापन की आवश्यकताओं के कारण विकसित हुई। यहाँ आप कुछ रोचक तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे जो आपको चारों ओर उपस्थित आकारों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने में सहायता करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि लंबे समय तक ये आपके साथ रहेंगी। ज़रा अपने आसपास देखें। रात्रि के समय आपको तारे दिखाई देते होंगे। आपकी पेंसिल बॉक्स में एक पेंसिल भी होगी। पेंसिल के नुकीले सिरे से हमें पता चलता है कि ये एक बिंदु है। एक प्रकार के सिरे से भी पता चलता है कि यह एक बिंदु है। इसी प्रकार हम सुबह सूर्य की किरणों को देखते हैं। सूर्य की किरणों का आधार भी एक बिंदु ही है। हमारे घरों में ट्यूबलाइट लगी है, बल्ब लगे हैं। इन सब की रोशनी भी हमारे आसपास किरणों के रूप में पहुंचती है। हमारे आसपास कितने ही उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं जो हमें बताते हैं कि हमारे आसपास कितनी ज्यामिति रूप हैं। अंग्रेजी शब्द एक्स से हमें प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में पता चलता है। बच्चों को रेलगाड़ी बहुत प्रिय होती है। मैं अपने बचपन में जब भी रेलगाड़ी देखती थी तो पहले ही आवाज़ लगाना शुरू कर देती थी कि रेलगाड़ी आ गई। रेलगाड़ी की पटरियों के किनारे समांतर रेखाओं को दर्शाती हैं। इस प्रकार हमारे आसपास ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जो हमें गणित के बहुत से आकारों के बारे में जानकारी देंगे। हम आपको पूरी तरह से जानकारी देंगे कि आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं क्या हैं और इसका प्रयोग कहाँ होगा। सबसे पहले हम जानेंगे बिंदु के बारे में। बिंदु को हम पेंसिल या प्रकार की नोक से दर्शा सकते हैं। ये देखिए, इसकी ना तो कोई लंबाई है और ना ही कोई चौड़ाई, ना ही इसको मापा जा सकता है। इसको सिर्फ दर्शाया जा सकता है। इसी प्रकार की नोक से भी इसे दर्शाया जा सकता है। इसकी सिर्फ स्थिति या पोजीशन ही होती है। इस स्थान को सिर्फ दर्शाया जा सकता है। स्केच की हेल्प से भी आप इसे देख सकते हैं। रेखा की निश्चित लंबाई नहीं होती और ना ही इसे मापा जा सकता है। यदि रेखा के किसी एक हिस्से को मापें या रेखा के एक हिस्से को अलग कर दिया जाए तब वह रेखाखंड बन जाता है। रेखाखंड में खंड का मतलब हिस्सा, भाव रेखा का हिस्सा। रेखा के दो बिंदुओं को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक लंबाई मापें तो वह रेखाखंड बन जाती है। इसकी एक निश्चित लंबाई होती है। इसके उपरांत प्रतिच्छेदी रेखाएं जो एक्स अक्षर जैसी बनती हैं। जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं तब वे प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। जैसे एक रेखा दूसरी रेखा को लंबाई के रूप में काटती है। यदि हम इसे इस प्रकार भी रखें तब भी एक दूसरे को काटती हैं। जब भी रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो वे प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अब हम जानेंगे समांतर रेखाओं के बारे में। वह रेखाएं जो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, वह समांतर रेखाएं कहलाती हैं और ऐसी रेखाओं के बीच की लंब दूरी हमेशा समान रहती है। जैसा कि हमारी रेल की पटरियों के किनारे, इसकी आपसी दूरी हमेशा बराबर ही रहती है। क्या आपने कभी कागज और पेंसिल से टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींची हैं? पक्का ही खींची होंगी। इन्हीं आकृतियों को वक्र या कर्व कहते हैं।
गणित में ये वक्र ज़रूरी नहीं हमेशा टेढ़े ही हों, ये सीधे भी हो सकते हैं। बस ये है कि आपने पेंसिल उठानी नहीं, पेंसिल कागज़ पर रखी और कुछ भी बना दिया। यदि कोई वक्र स्वयं को ना काटे उसे सरल वक्र कहते हैं। अब देखो ज़रा, इन तीनों में से कौन से सरल वक्र हैं? अब ये बताओ, निम्न आकृतियों में आपको क्या अंतर नजर आता है? एक खुला है और दूसरा बंद। ये देखिए एक वक्र। एक बंद वक्र से संबंधित 3 भाग होते हैं: वक्र का अभ्यंतर, वक्र की परिसीमा और वक्र का बहिर्भाग। वक्र के अभ्यंतर यानी अंदर और परिसीमा को मिलाकर उस वक्र का क्षेत्र कहा जाता है। अब देखिए जरा इन आकृतियों को, क्या इनमें कुछ समान है? ये सभी रेखाखंडों से बने सरल बंद वक्र हैं और इन्हें बहुभुज कहते हैं। इन रेखाखंडों को बहुभुज की भुजाएं कहते हैं। यदि कोई ऐसी भुजाएं हों जो एक ही बिंदु से शुरू हों, उन्हें आसन्न भुजाएं कहते हैं, जैसे AB और BC। अब बहुभुज की कोई एक भुजा लीजिए और उसके अंत बिंदु को देखिए। इन्हें आसन्न शीर्ष कहते हैं। अब जो शीर्ष आसन्न ना हो, उन्हें मिलाइए। ये जो रेखाखंड आपको प्राप्त हुआ, इसे विकर्ण कहते हैं। अब हम जानेंगे कोण क्या होता है। जब कोने बनते हैं तब कोण बनते हैं। एक सार्व आरंभिक बिंदु वाली 2 किरणें मिलकर एक कोण बनाती हैं। कोण को बनाने वाली दोनों किरणें उसकी भुजाएं कहलाती हैं। सार्व आरंभिक बिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है। चित्र में किरण OP और किरण OQ कोण की भुजाएं हैं। कोण को दर्शाने के लिए शीर्ष के ऊपर एक छोटे चाप का प्रयोग किया जाता है। O इस कोण का शीर्ष है। बच्चों, इस कोण का नाम क्या है? इस कोण को हम कोण O या कोण POQ या कोण QOP कह सकते हैं, जहां OP और OQ कोण की भुजाएं हैं और ये कोण का प्रतीक है। बच्चों, यहाँ कोण QOP धनात्मक है क्योंकि यह घड़ी की दिशा के विपरीत है, और कोण POQ ऋणात्मक है क्योंकि ये घड़ी की दिशा के अनुकूल है। चलिए हम एक आकृति बनाते हैं। मैं 4 बिंदु लेती हूँ, बिंदु M, बिंदु O, बिंदु R और बिंदु E, और कुछ इस तरह से इनको मिला देती हूँ। बताइए बच्चों, क्या ये एक वक्र है? जी बिल्कुल। क्या ये बंद है? बताइए बताइए, क्या ये बंद है? जी हाँ, बिल्कुल ये बंद है। क्या इसे बहुभुज कहेंगे? तो सोचो बच्चों, क्या इसे बहुभुज कहेंगे? बिल्कुल, क्योंकि ये रेखाखंडों से बना हुआ है। तो अब हम जानते हैं इसके कुछ भागों के नाम। इसकी आसन्न भुजाओं के नाम क्या होंगे? देखिए, पहले हम लेते हैं भुजा MO। भुजा MO के 2 शीर्ष हैं, M और O। यदि हम एक ऐसी भुजा लें जिसका शीर्ष भी O ही हो, तो वो भुजा है OR। तो आसन्न भुजाओं का एक समूह हुआ MO और OR, और दूसरा समूह OR और RE, क्योंकि दोनों का उभयनिष्ठ शीर्ष है R, बिंदु R। अब हम एक और समूह लेते हैं, तो RE से शुरुआत करते हैं। जब हम RE लेते हैं तो उसकी आसन्न भुजा कौन सी हुई? उसकी आसन्न भुजा हुई EM, क्योंकि दोनों का उभयनिष्ठ शीर्ष है E। और अगला समूह कौन सा हुआ? EM और MO। तो इस तरह से आपको मिल गए
आसन भुजाओं के 4 समूह। अब जरा देखें आसन्न कोण कौन से होंगे इसमें। बच्चों, किसी बहुभुज के आसन्न कोण वे कोण होते हैं जिनकी एक उभयनिष्ठ भुजा हो। इस बहुभुज में अगर हम कोण लें, कोण OME, इसकी 2 भुजाएं हैं ME और MO। कोण MOR की भुजाएं हैं MO और OR। आप देख सकते हैं दोनों में उभयनिष्ठ भुजा MO है, तो ये आसन्न हुए। तो आसन्न कोणों का ये पहला युग्म है, कोण OME और कोण MOR। इसी तरह कोण OME की दूसरी भुजा ME है, जो कोण REM के साथ उभयनिष्ठ है। तो हम कह सकते हैं कि आसन्न कोणों का दूसरा युग्म कोण OME और कोण REM है। इसी तरह अगला समूह होगा कोण REM और कोण ERO, जिसकी उभयनिष्ठ भुजा ER है। और चौथा समूह वह है कोण ERO और ROM,